नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। आपके साथ मैं हूं बबीता। काशीपुर में रोटरी क्लब की ओर से कन्याश्री साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्राओं को साइकिल वितरित करते रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन अग्रवाल की पहल वास्तव में एक अच्छी पहल है। रोटरी क्लब के कार्यकर वो पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं उन बेटियों को प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और मेरे हाथों उनका पूजन हुआ है। और हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति का बनाया हुआ प्रदेश है। मातृशक्ति की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है और मातृशक्ति के इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से उन सभी के लिए प्रेरणा है। और हमारी सरकार भी लगातार मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, संवर्धन को करने के लिए मातृशक्ति से संबंधित कार्यक्रम और बहुत सारे जो हमारे नए प्रोजेक्ट हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे जो छोटे छोटे समूह हैं, उन समूह को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार ने पिछले कोरोना काल के दौरान भी किया है और आगे भी हम करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब सहकारिता मंत्री के आवास पर उपवास करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि किसानों को खाद और यूरिया समय से ना मिल पाने के कारण ये किसान नाराज है, जिस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चिंता जताई है और कहा है कि अगर राज्य का किसान खुशहाल नहीं होगा तो किस तरीके से राज्य उन्नति करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को खुद अपनी स्थिति समझ लेनी चाहिए कि किसानों को समय से यूरिया और खाद ही नहीं मिल रही तो वो कैसे किसानी कर पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट डाले जाने के बाद सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का उन्हें फोन आया। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि पर्याप्त मात्रा में खाद यूरिया की व्यवस्था है, लेकिन अभी भी किसानों से बात करने पर पता चला है कि खाद और यूरिया के लिए अभी भी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। यूरिया नहीं मिल रहा है, एनपीके नहीं मिल रहा है, यूरिया नैनो नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी बातें जो उन्होंने बताई, मैं उससे बहुत चिंतित हुआ और मैंने इसलिए अपने फेसबुक में उसको डाला। और कल धन सिंह जी ने मुझसे बात की, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि पर्याप्त है हमारे पास। तो मैंने कहा वितरण में कहीं दोष है, आप इसको सुनिश्चित करिए। और उनके कहने के बाद फिर मैंने चेक किया और मैंने 10 लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा साहब बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और वो भी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। वहीं पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से पूरे देश में नुपुर शर्मा को लेकर प्रदर्शन जारी है। इसके बाद बीजेपी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो वहीं बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। तो इसी के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट। इस तरह के बयान देने वालों पर कोर्ट का एक्शन स्वागत योग्य है। इस तरीके के जो सांप्रदायिक विष फैलाने वाली जिनकी भी बातें हैं, वो सीधी हों, अपरोक्ष हों, सरकास्टिक हों, किसी प्रकार की हों, वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, यदि सुप्रीम कोर्ट अपने सामने खड़ा होकर के उसको फटकार लगा दे तो देश का माहौल बहुत सुधर जाएगा। नुपुर शर्मा को जो फटकार लगाई है, मैं समझता हूँ वो राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन के लोगों के लिए एक सीख है। और सुप्रीम कोर्ट थैंक यू। इस तरीके के जो तो ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नुपुर शर्मा को फटकार लगाई जाती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसका स्वागत करता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नुपुर शर्मा का उस दौरान बयान आया था, जिसके बाद जो है भाजपा ने भले उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था और नुपुर शर्मा ने भी खुद माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद आज जब जो है सुप्रीम कोर्ट का एक तल्ख टिप्पणी होती है, उसका जो है हरीश रावत ने स्वागत किया। उन्होंने कहा अगर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों के खिलाफ टिप्पणी करेगा जो लोग सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते हैं या इन तमाम चीजों को जन्म देने का काम करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से कोर्ट अपनी जो है चीजों को बेहतर करता रहा, अपनी जो है
आदेशों को बेहतर करता रहा तो जो है नजीर साबित होंगे, और नजीर बनने के साथ ही उन लोगों को भी सबक मिलेगा जो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, जो भविष्य में इस तरीके की टिप्पणी ना करें जिससे जो है देश का माहौल खराब हो। जी सौरभ, देखा गया है क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने का काम करता है और कहीं ना कहीं ये मौका ढूंढता है जिससे वो बीजेपी को किसी ना किसी तरीके से घेर पाए। तो जिस तरह से देखा गया था यूपी में जब हिंसा हुई थी, उस समय भी जो हिंसा में आरोपी पकड़े गए थे उनका भी कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करती हुई नजर आई थी। उन्हें जो है कह रही थी कि ये दोषी नहीं है, ये इन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तो वहीं अब जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई, नुपुर शर्मा को जो है पूरे हिंसा और पूरी घटना के लिए जो है फटकार लगाई, तो अब जो है कांग्रेस इस पर भी बयानबाजी दे रही है और जो है सुप्रीम कोर्ट का साथ देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था अगर किसी पर कोई टिप्पणी करता है तो जायज सी बात है कि राजनीति से जुड़ा होता है मामला, तो उस पर जो है क्रिया प्रतिक्रिया जरूर होती है। हरीश रावत ने भी वही प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के निर्णय लेता है, इस तरीके की टिप्पणी करता है, तो उन लोगों के लिए नसीहत होगी जो देश में रहकर जो है इस तरीके का माहौल रचने का काम करते हैं या राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। उन्होंने स्वागत किया इस फैसले का जो नुपुर शर्मा के प्रति आया है। बाकायदा जो उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा भले ही पहले माफी मांग चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि जो है नुपुर शर्मा को जो है इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनको जो माफी मांगनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो स्वागत योग्य जो है हरीश रावत ने उसे बताया। और ये कहा है कि भविष्य में कोई भी नेता अगर इस तरीके की टिप्पणी करेगा तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेने में सक्षम साबित होगा। जी ठीक है सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं नगर पालिका परिषद की ओर से हाउस टैक्स में वृद्धि करने का कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में पहुंचकर नारेबाजी कर तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और टैक्स वृद्धि को वापस लेने की भी मांग की। इस पर कांग्रेस नेता प्रवेश रावत ने कहा कि कोरोना महामारी से जनता की आर्थिक स्थिति अभी तक बिगड़ी हुई है, ऊपर से नगर निगम द्वारा टैक्स नगर पर थोपा जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा 10 साल तक टैक्स फ्री करने की बात कही गई थी। अब सरकार मुकर रही है। इसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि 10 साल के लिए नगर निगम कोई टैक्स ना लगाए। तो कोटद्वार की जनता से राज्य सरकार ने मांग की थी कि आप नगर निगम बनने दीजिए, हम 10 साल तक आपका कोई टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स फ्री रखेंगे। लेकिन राज्य सरकार अपने वादे से मुकर गई है और वो जनता में, कोटद्वार की जनता में आनन फानन में एक टैक्स थोप रही है और जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं उनमें भी टैक्स अब निर्धारण कर रही है, जो कि सरासर अनुचित है। और कोटद्वार की जनता वैसी कोरोना से मरी हुई है, कोरोना की मार हम पे पड़ी हुई है, फिर उस पर ऊपर से टैक्स आनंद फानन में थोपा जा रहा है। उसका हमने विरोध किया और सड़क से सदन तक हम इसका विरोध करेंगे। तो कोटद्वार की जनता से सावन भले ही 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त में समाप्त होगा, लेकिन उसके बावजूद कांवड़ियों का उत्साह पहले ही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 2 साल से बंद पड़ी कांवड़ यात्रा को इस बार बिना किसी नियम बाधाओं से सुचारू कर दिया गया है। इसे लेकर कांवड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि 1 महीने पहले से ही हरिद्वार में कांवड़िए आने शुरू हो गए हैं। आज विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी से 2022 की पहली कांवड़ भरकर कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर निकले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो सावन से पहले ही 12 अगस्त में समाप्त होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कांवड़ियों का उत्साह पहले ही देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सामने हैं, देखा जा सकता है कि कांवड़िए कितने ज्यादा उत्साहित हैं। 2 साल से बंद पड़ी कांवड़ यात्रा को इस बार बिना किसी नियम बाधाओं के सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इसे लेकर कांवड़ियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास चौहान जुड़ गए हैं। विकास, इस बार जो है बिना माफ कीजिएगा,
इस बार बिना किसी नियम के कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। कोविड काल के कारण 2 साल से लगभग कहीं ना कहीं एक कांवड़ यात्रा पूरी तरह से बैन थी, और इस बार जिस तरह से अभी राहत है क्योंकि कोविड में भी, और इस तरह की कोई नियम अभी लागू नहीं है कोविड नियम, तो उसके चलते यहाँ पर जिस तरह से चार धाम यात्रा में भी काफी भीड़ रही। कांवड़ यात्रा को लेकर भी सरकार ने काफी तैयारियां की हैं, जिसका आज हरिद्वार में एक वानगी देखने को मिली, जब कांवड़िए करीबन 111 लीटर की जो कावड़ है वो यहाँ से लेकर रवाना हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो जिस तरह से कावड़ में जो उत्साह है वो अभी से ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जी, कांवड़ियों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? ये बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम उत्साह की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर माना जा रहा है कि अभी सावन जो 12 तारीख से शुरू होना है, उससे पहले ही कांवड़िए हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए हैं और अपनी अपनी कांवड़ लेकर यहाँ से रवानगी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से 111 लीटर की जो कांवड़ है उसको लेकर ही जो हरिद्वार से रवानगी है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि किस तरह का उत्साह अभी से देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जी, क्या कुछ कहना है? कांवड़ियों से आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, बिल्कुल कहीं जिस तरह से कांवड़ियों का यही कहना है कि 2 साल से उनकी पूरी भगवान भोलेनाथ को मनाने की पूरी मंशा थी, किस तरह से उनको मनाया जाए, उनकी भक्ति की जाए, लेकिन कोविड काल के कारण उनकी इस पूजा पाठ में कहीं ना कहीं विघ्न हो रहा था, जिसके बाद अब जो यात्रा खुली है तो उनकी जो मनोकामना है वो कहीं ना कहीं पूर्ण बिल्कुल होंगी। जी, प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इस समय? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरह से जिला प्रशासन की या सरकार की तरफ से, सरकार पूरी तरह से अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। बार बार मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा जो कांवड़िए हैं उनका भव्य स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो निकटवर्ती जो जिले हैं, जो यूपी से लगते हुए, हरियाणा से लगते हुए जो जिले हैं, उनके अधिकारियों से यहाँ पर बैठकें का दौर यहाँ पर हो चुका है और बिल्कुल उनसे तालमेल बनाकर उनके सुविधाएं और भीड़ को नियंत्रण करने की सारी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे। अब देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीएम आर राजेश द्वारा स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर गुरुवार को औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पाया कि विभागों द्वारा समन्वय के साथ काम नहीं किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के खोदे हुए गड्ढों को खुला ही छोड़ दिया जाता है, जिससे जान माल का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इस ढिलाई को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक जेई को बर्खास्त भी किया और कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के कार्यों पर निगरानी रखी जा रही है। जितने भी स्मार्ट सिटी के कार्य हैं और जितने भी दूसरे वर्क्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट देहरादून में टेकअप किए जा रहे हैं मानसून की अवधि में, उनको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मैंने ओवरऑल एक ओवरआर्चिंग निगरानी रहेगी आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत। और किसी भी प्रकार की ढिलाई पाई जाएगी कार्य करने की गुणवत्ता में, तो उनके खिलाफ, संबंधित विभागों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम का सफर रोपवे के जरिए और ज्यादा आसान होगा। करीब 1200 करोड़ की लागत से केदारनाथ रोपवे तैयार किया जाएगा। साल दर साल केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। सफर कठिन होने के चलते बहुत से श्रद्धालु या तो हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ जाना पसंद करते हैं और या फिर खच्चर घोड़ों की सवारी कर केदारनाथ धाम की चढ़ाई चढ़ते हैं। लेकिन अब केदारनाथ धाम का सफर रोपवे के जरिए भी तय करवाने की तैयारी कर ली गई है। इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार इस कवायद में जुटी हुई है।
केदारनाथ धाम को रोपवे से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर प्रयास होते रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी इसके लिए आर्थिक सहयोग इसमें दिया है। तो इसके जो रोपवे के निर्माण का कार्य है वो बहुत तेजी के साथ में चल रहा है और उसकी जो DPR इत्यादि का कार्य है वो अभी वर्तमान में चल रहा है और उसके लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। वहीं आयुष विभाग में तबादलों को लेकर कवायद तेज हो गई है। आयुष सचिव पंकज पांडे ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 5 जुलाई तक निदेशालय स्तर से तबादलों की सूची पूर्ण कर ली जाए, जिससे 10 जुलाई तक शासन विधिवत रूप से नियम अनुसार तबादला आदेश जारी कर सके। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से विभागों में किसी भी प्रकार का कोई तबादला नहीं किया गया है। लिहाजा इस बार कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें तबादलों का लाभ मिलना चाहिए। लिहाजा शासन स्तर से भी अब उनके तबादलों को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है, जिससे नियमानुसार तबादले किए जा सके। देखिए, जो स्थानांतरण एक्ट है राज्य सरकार का, उसके तहत जो नियम है उसमें समय सीमा और समय सारणी बनाई गई है कि कौन सा कार्रवाई कब तक किया जाएगा। उसके अंतर्गत 5 जुलाई निदेशालय से अंतिम तिथि है और 10 जुलाई राज्य सरकार से अंतिम तिथि है। तो उसके अंदर हम लोग तबादले कर देंगे, जो भी नियमानुसार जो तबादले किए जाने वो कर दिए जाएंगे और प्रमोशन लगातार किए जा रहे हैं। मेरी अध्यक्षता में ही 2-3 पीछे DPC बैठक की गई हैं और प्रमोशन किए गए हैं। अगर किसी कैटेगरी का किसी वर्ग विशेष का रह गया है तो उसको भी जल्दी से पूरा कर दिया जाएगा। वहीं हरिद्वार में इन दिनों प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इसी बीच एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। दरअसल अतिक्रमण हटाते हुए एक ठेली वाले से गलती से सरकारी वाहन जिस पर उत्तराखंड सरकार अनुबंधित लिखा हुआ है उस पर ठेली लग जाती है, जिसके बाद उसका ड्राइवर उस ठेले वाले से ऐसे व्यवहार करता है कि मानो उसने कौन सा गुनाह कर दिया हो। ठेली वाले के बार बार कहने के बावजूद भी ये ठक्कर पहले से ही लगी हुई है। ड्राइवर मानने को तैयार नहीं था और हथौड़ा लेकर उसके पीछे घूमता रहता है और गाली गलौज करता है। ठेले वाले के बार बार कहने के बावजूद भी कि ड्राइवर नहीं मानता और नुकसान की भरपाई करने को कहता है। वहीं प्रदेश को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद में जुट गई है। हालांकि भारत सरकार की मदद से स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड कर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कैंसर पीड़ित मरीजों को सुविधाएं मिलेगी। वहीं प्रदेश में चारधाम यात्रा जोरों पर है, तो वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक चौकी भी खोल दी गई है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था कर दी गई है। आपको बता दें कि मानसून के आने से यात्रा मुश्किल हो गई है। पिछले कई घंटों से प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश जारी है, जिसके चलते कई जगहों पर मलबा आने से लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो वहीं DIG गढ़वाल के L नगन्याल ने कहा कि मॉनसून को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल ही गोष्ठी हुई थी CM साहब की अध्यक्षता में। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि जहां जहां आपदा प्रभावित या ज्यादा आपदा वाले क्षेत्र है वहां पर SDRF और पुलिस फोर्स की इन्फोर्समेंट ज्यादा हो। तो इसी का आज जो है हम लोग DGP साहब के साथ मिलके इसकी एक रणनीति बना रहे हैं और जहां पर ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है कि हम लोग का आशा ये रहेगा कि अधिक से अधिक नजदीक घटना स्थल के हमारे फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, ताकि बहुत जल्दी
उस क्षेत्र में रेस्क्यू के लिए हमारी पुलिस टीम पहुंच पाए। इस तरह का डिप्लॉयमेंट की रणनीति हम लोगों की बन रही है। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। मॉनसून के मद्देनजर हर साल 30 जून से 15 अक्टूबर के बीच बिजरानी जोन बंद कर दिया जाता है। गुरुवार की शाम की 150 पर्यटकों की सफारी के साथ बिजरानी जोन के गेट पर ताला लगाया गया। तो बिजरानी जोन को जो पर्यटकों के लिए खोला गया था उसे बंद कर दिया गया है। 30 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है ये पार्क। वहीं पर पर्यटकों के साथ जो है अब इसमें ताला लगा दिया गया है। 30 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है ये पार्क। बिजरानी जोन हमारा बंद हो गया है, लेकिन अभी हमारी इस साइड में 3 खुले हुए हैं, इसमें झिरना, ढीला और गर्जिया। गर्जिया में क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते ख़राब हो गए तो उनको हम डे टू डे बेसिस पे खोलने का व्यवस्था की है कि जैसे ही बारिश खुलेगी वैसे ही खोल देंगे उस हिसाब से। और KTR में अभी हमारा पाखड़ों वाला जोन खुला है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।